वामपंथी उग्रवाद, जिसे नक्सलवाद या माओवाद भी कहा जाता है, यह मुख्य रूप से भारत के मध्य और पूर्वी भागों में केंद्रित है। इस समस्या की जड़ों में भूमि अधिग्रहण, विस्थापन और विकास परियोजनाओं का उत्पन्न सामाजिक आर्थिक असंतोष की एक प्रमुख भूमिका रही है। ठीक है, भूमि अधिग्रहण और विस्थापन की समस्या, इसके बारे में जानते हैं कैसे ये उग्रवाद को प्रभावित करता है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित अधिकांश क्षेत्र जनजाति, वन आश्रित समुदाय हैं, जहां उनकी आजीविका और सांस्कृतिक पहचान सीधे तौर पर जल, जंगल और जमीन से जुड़ी होती है। इसमें पहला जो है भूमि अधिग्रहण और पारंपरिक अधिकारों का हनन जो है, इसमें क्या सामुदायिक भूमि पर कब्जा। जनजातीय क्षेत्रों की भूमि का स्वामित्व अक्सर समुदाय आधारित होता है, लेकिन राज्य सरकारें जो हैं खनन के नाम पर, इस्पात संयंत्र स्थापित करने के नाम पर, बड़े बड़े डैम बनाने के नाम पर जैसी विकास परियोजनाएं जो लेके आते हैं, जो सार्वजनिक उद्देश्य से होते हैं, जिससे इनका भूमि अधिग्रहण करती हैं। इसके वजह से भी उग्रवाद पैदा होता है। असंतोष, मुआवजा और पुनर्वास। अक्सर विस्थापित समुदाय जो हैं उनको दिया जाने वाला मुआवजा जो है पैतृक भूमि की वास्तविक मूल्य या उनके जीवन यापन के नुकसान की भरपाई के लिए अपर्याप्त होता है, जिससे पुनर्वास की प्रक्रियाएं धीमी, दोषपूर्ण, पूरी तरह से अनुपस्थित होती है। दूसरा क्या है, अधिकारों की अनदेखी करना। जैसे इसमें वन अधिकार अधिनियम है जो 2006 में पास हुआ, इसके नाम पेशा एक्ट है। इसके प्रावधानों की अनदेखी करते हुए भूमि अधिग्रहण किया जाता है, जिससे ग्राम सभाओं की सहमति को दरकिनार कर दिया जाता है और इन सब से आदिवासियों में अन्याय और अलगाव की गहरी भावना पैदा होती है। अब विकास परियोजनाओं से विस्थापन की गंभीरता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। जीवन यापन का नुकसान। पहला चीज, विस्थापन से घर ही नहीं, ठीक है, विस्थापन से घर ही नहीं छूटते, बल्कि जंगल की लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, वनोपज, शिकार आदि आधारित पारंपरिक आजीविका के जो स्रोत होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। इसके परिणाम क्या होते हैं कि लोग शहरों में जो है दूर दराज इलाकों में जाकर मजदूर बनने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे उनके सामाजिक आर्थिक स्तर पर गिरावट आती है। अब देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक स्तर जो है इनका कैसे उसमें गिरावट आती है। जब ये अपनी पवित्र और पारंपरिक भूमि को और सामुदायिक व्यवस्था से अलग होता है, तो जनजातीय समुदाय में के लिए गहरा सांस्कृतिक आघात होता है, जिससे भावनात्मक और सामाजिक रूप से कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे वो भावनात्मक और सामाजिक रूप से कमजोर पड़ जाते हैं। प्रशासनिक शून्यता क्या है इसमें, विस्थापित लोगों के लिए जो है शिकायत निवारण तंत्र जो है उसका अभाव होता है, जिससे व्याप्त भ्रष्टाचार राज्य के प्रति उनके अविश्वास को और बढ़ाता है। अब उग्रवादी समूहों द्वारा इन समस्याओं का लाभ कैसे उठाया जाता है, इसके बारे में बताते हैं आपको। वामपंथी उग्रवादी समूह इन समस्याओं को राज्य की विफलता, पूंजीवादी शोषण के रूप में चित्रित करते हुए इसका राजनीतिक लाभ उठाते हैं। ठीक है, ये जो है शोषण विरोधी नायक के रूप में इनकी प्रस्तुति होती है। दुष्प्रचार और भर्ती कैसे करते हैं उग्रवादी समूह, माओवादी खुद को गरीबों और शोषितों का रक्षक के रूप में पेश करते हैं। वे विस्थापन से पीड़ित, बेरोजगार, असंतुष्ट जनजातीय युवाओं को यह विश्वास दिलाते हैं कि सशस्त्र संघर्ष ही अन्याय से लड़ने का एकमात्र तरीका है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में माओवादियों ने बड़े औद्योगिक परियोजनाओं का हिंसक विरोध किया, जिससे अपनी भूमि के लिए लड़ने वाले आदिवासियों को संरक्षण प्रदान किया और उन्हें अपने पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी में शामिल कर लिया। ठीक है, इसमें दूसरा क्या है, ये समानांतर सरकार और न्याय प्रणाली की स्थापना करते हैं। ये जन अदालतें बैठाते हैं। उग्रवादी समूह जो है पारंपरिक कानूनी और न्यायिक प्रणालियों में लोगों के विश्वास की कमी का फायदा उठाते हुए जन अदालतें आयोजित करते हैं,
इन अदालतों में भूमि विवादों, जमींदारों द्वारा किए गए शोषण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए शोषण के मामलों को तुरंत न्याय करते हैं, तुरंत न्याय देते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, माओवादी प्रभाव क्षेत्र, जो प्रभावित क्षेत्र हैं, वे उन ठेकेदारों और सरकारी अधिकारियों को दंडित करते हैं जिन पर वे विस्थापन को उचित मुआवजा न देने या विकास निधि में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हैं, जिससे स्थानीय आबादी के बीच उनकी पकड़ मजबूत होती है। ये चीजें विकास में बाधा कैसे बनती हैं, ये देखिए। अवरोध और जबरन वसूली। उग्रवादी समूह जानबूझकर सड़क निर्माण, पुल निर्माण, मोबाइल टावर लगाने जैसी विकास परियोजनाओं को रोकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह क्षेत्र कमजोर और अलग थलग बना रहे। यह उन्हें सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है और सरकार की पहुंच को सीमित करता है। इसका हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे जो झारखंड, उड़ीसा के दूर दराज क्षेत्र जो हैं, जहां माओवादी प्रभाव ज़्यादा रहता है, वहाँ पे जो विकास कार्यों में लगे इंजीनियर और श्रमिकों को ये उग्रवादी समूह धमकाते हैं और उनसे जबरन वसूली करते हैं। ये अक्सर तर्क यह देते हैं कि परियोजनाएं केवल सरकार और बड़ी कंपनियों के फायदे के लिए है, न कि स्थानीय लोगों के लिए। अब संक्षेप में इसको समझें तो भूमि अधिग्रहण, विस्थापन की समस्या वामपंथी उग्रवाद के लिए एक उपजाऊ जमीन प्रदान करती है, जिस पर उग्रवादी समूह अन्याय की भावना का इस्तेमाल करते हैं और अपने कैडर में ये वृद्धि करते हैं। इस तरीके के जो अपने हिंसक विद्रोह को ये वैधता प्रदान करते हैं।